दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 5 वायुमंडल। इस अध्याय में आप जानेंगे वायुमंडल और इसका संगठन, वायुमंडल की विभिन्न परतें, वायुमंडल के प्रमुख तत्व तथा मौसम और जलवायु में अंतर। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 5 वायुमंडल। दोस्तों हमारी पृथ्वी सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी पृथ्वी जो है वो सौर परिवार के ग्रहों में अनोखी है क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है। इसका कारण आप बता सकते हैं? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन का कारण है पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। और अगर वायुमंडल न होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती। अब आप सोचते होंगे कि वायुमंडल क्या है, तो आइए जान लेते हैं वायुमंडल क्या है। दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण यानी घेरा बना हुआ है जिसे वायुमंडल कहते हैं और जो कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला हुआ है। तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दोस्तों देखिए वायुमंडल का संघटन क्या है या वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं इसके बारे में जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बनी है, लेकिन इसमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है। इनमें से एक है नाइट्रोजन 78% और दूसरी है ऑक्सीजन 21% और शेष 1% में कई गैसें हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि शामिल हैं। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस चित्र में रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि 78% नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में, 21% ऑक्सीजन और 1% में अन्य गैसें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, हाइड्रोजन और जो है ओजोन गैस पाई जाती है। दोस्तों आप जानते हैं कि हम सब ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते हैं और इसी तरह पेड़ पौधों के भोजन निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और उनके विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जलवाष्प और धूल कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण जलवाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं के कारण होता है। तो आपने जान लिया दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा दोस्तों वायुमंडल में दो मुख्य गैसें हैं, नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। शेष 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, नियान आदि गैसें पाई जाती हैं। एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि वायुमंडल जो है ये पृथ्वी के साथ टिका क्यों है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति के कारण प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, आप जानते हैं, और इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वायु जो है गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है, इसलिए पृथ्वी की आकर्षण शक्ति वायु की इन गैसों को आकर्षित करके वायुमंडल को पृथ्वी के साथ टिकाए रखती है। इसलिए ये जो वायुमंडल है ये पृथ्वी के साथ बना हुआ है। एक और बात देखिए, क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका लाभ क्या है? तो जान लीजिए नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक है, जिसे पौधे वातावरण से सीधे ग्रहण नहीं करते हैं बल्कि मिट्टी और पौधों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के द्वारा ग्रहण करते हैं। दूसरी बात ये कि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा आग लगने की संभावना को कम करती है। अगर नाइट्रोजन के स्थान पर ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में मिलती तो क्या होता? और आप जानते हैं ऑक्सीजन जलने में सहायक गैस है। अगर ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती तो कहीं भी आग लगने पर उसको बुझा पाना संभव नहीं होता। आइए देखते हैं दोस्तों किस मौसम में वायु में धूल के कण अधिक होते हैं और क्यों। तो गर्मी के मौसम में अधिक होते हैं। दूसरा है जलवाष्प की मात्रा वायु में किस मौसम में सबसे अधिक होती है और क्यों। तो वर्षा के मौसम में अधिक होती है क्योंकि वायुमंडल में नमी होती है। और यदि वायुमंडल में ऑक्सीजन न होती तो क्या होता?
तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन के न होने पर कोई भी जो है पशु पक्षी प्राणी ये इनका अस्तित्व नहीं होता। अब आइए जानते हैं वायुमंडल की परतें यानी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फियर। दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा जाता है। याद रखिएगा, वायुमंडल की परतों में सबसे पहली परत या निचली परत क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और आयन मंडल और बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। तो याद रखिएगा, ये 5 परतें हैं वायुमंडल के घनेपन के आधार पर। सबसे घना परत क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और सबसे बाहरी परत बाह्य मंडल कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हैं यहाँ पर 5 प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ये 15 किलोमीटर तक है। समताप मंडल किन परतों के बीच है? तो समताप मंडल मध्य मंडल और क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच है, यानी निचली परत और उसके ऊपर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है। तो क्षोभ मंडल और मध्य मंडल के बीच समताप मंडल है। समताप मंडल की औसत मोटाई कितनी है? तो याद रखिएगा, समताप मंडल की औसत मोटाई जो है 50 किलोमीटर है। कृत्रिम उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? तो ये एक्सोस्फीयर यानी बाह्य मंडल में स्थापित किए जाते हैं। मध्य मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर का है? तो 100 किलोमीटर का विस्तार है मध्य मंडल का। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं दोस्तों वायुमंडल की परतों को। सबसे निचली परत जहाँ पे मौसमी घटनाएं आदि होती हैं सभी क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल आता है। मध्य मंडल के बाद दोस्तों आयन मंडल, और आयन मंडल के सबसे बाहरी सीमा में आप जान लीजिए बाह्य मंडल पाया जाता है। और जो ये हमारा समताप मंडल है, समताप मंडल में ही ओजोन का सबसे अधिक सांद्रण पाया जाता है। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। ये परत धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल या पृथ्वी की सबसे निचली परत जो है ये वायुमंडल का सबसे घना भाग है और इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है। इसलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। और मौसम संबंधी अनेक घटनाएं, कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, ये देखते होंगे और ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण परत है। दूसरा है समताप मंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल में उल्कापात यानी टूटते तारे की घटना होती है। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, जिससे हमें रेडियो और टेलीविज़न का प्रसारण सुनाई और दिखाई देता है। बाह्य मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम हल्की गैसें पाई जाती हैं और इसी में जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो भी छोड़े जाते हैं। आइए जान लेते हैं दोस्तों वायुमंडल के तत्वों के बारे में। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, पवन, वायुदाब, वर्षा और आर्द्रता हैं। हम इनमें से थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, तापमान, पवन, वायुदाब और वर्षा के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर ताप कटिबंधों के बारे में आप जान लीजिए। धरातल पर जो तापमान का वितरण है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री ये विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये मकर रेखा है। और आप देख सकते हैं 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री का ये जो भाग है दोनों तरफ, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो क्षेत्र है इसको उष्णकटिबंध कहते हैं
और यहाँ पर ऊपर और नीचे यानी उत्तरी और दक्षिणी भागों में जो ग्रीन कलर के भाग हैं इनको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के ये जो भाग हैं येलो कलर से, इनको क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी शीत कटिबंध कहा जाता है। तो दोस्तों, वायुमंडल और पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। आप जानते हैं सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है, इसे सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्यातप से गर्म होता है। सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म करती हैं, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाले वायु को गर्म करता है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, आप जानते हैं, और वायुमंडल को गर्म करती है। इस तरह वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है, इसलिए वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः तापमान अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है, और यही कारण है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। दोस्तों, वायु में गर्माहट यानी ऊष्मा या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस यानी 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको डिग्री सी से जो है संसूचित किया जाता है, और इसे तापमापी यानी थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं। तो ये तो था आपका कि वायुमंडल के तत्वों में सबसे पहले आपने तापमान के बारे में जाना। अब आइए वायुदाब के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, वायुदाब वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार के द्वारा दबाव डालती है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायुदाब या वायुभार कहते हैं। वायुदाब एक यंत्र के द्वारा मापा जाता है जिसे बैरोमीटर कहते हैं, और माप की जो इकाई प्रयोग की जाती है उसे मिलीबार कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं है। दाब के वितरण में लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। ये भिन्नताएं देख लेते हैं। ऊर्ध्वाधर और लंबवत वितरण। तो आप जानते हैं कि धरातल से ऊपर जाने पर वायु का दाब कम होता है, और वायु का घनत्व तो निचली परतों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायु की निचली परतों में भारी गैसें पाई जाती हैं। इसके विपरीत ऊपरी परतों में वायु विरल होती है, और ऊंचाई के साथ दाब और घनत्व दोनों कम हो जाते हैं। क्षैतिज या धरातली वितरण। तो वायुमंडलीय दबाव के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इस आधार पर पृथ्वी के वायुदाब में जो पेटियां पाई जाती हैं उसमें आप देख लीजिए कौन कौन सी। विषुवतीय या भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब पेटी। तो भूमध्य रेखा जो हमारा है, भूमध्य रेखा, यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिससे यहाँ की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है, जिससे यहाँ वायु की कमी के कारण वायु का दबाव कम हो जाता है, और इस कम दबाव वाली पेटी को शांत पेटी या डोल ड्रम कहते हैं। दूसरा है दोस्तों उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो ये पेटी भूमध्य रेखा को दोनों ओर 30 डिग्री और 35 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। यहाँ तापमान भी अधिक रहता है, तथा भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने से वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। सामान्यतः वायुदाब तथा तापमान में विपरीत संबंध होता है। जब तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम होता है, और जब तापमान कम होता है तो वायुदाब ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब थर्मामीटर ऊंचा हो तो बैरोमीटर नीचा, और थर्मामीटर नीचा हो तो बैरोमीटर ऊंचा होता है। ये उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है। क्षैतिज वितरण जो दाब का है दोस्तों, उसमें तीसरा है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो ये पेटी जो है, याद रखिएगा, 60 से 65 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों यानी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव तथा उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वायु विरल हो जाती है। यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि तापमान भी यहाँ पर कम रहता है। चौथा है आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो ये पेटी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 डिग्री तक पाई जाती है, जहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, अतः तापमान अस्थायी रूप से बहुत कम रहता है। इसलिए ध्रुवों के ऊपर वायुदाब पाया जाता है। यहाँ पर वायुदाब की पेटियाँ और अस्थायी पवनों को इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है।
आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा जो है हमारा यहाँ पर ब्लू कलर में है। यहाँ पर कम वायुदाब वाली विषुवतीय शांत पेटी यानी डोलड्रम पाई जाती है। और 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री जो है भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक ये कम वायुदाब। उसके बाद देखिए 5 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी से 30 डिग्री दक्षिणी तक जो है ये यहाँ पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें और दक्षिणी भाग में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं। और 30 से 35 डिग्री आप देखिए 30 से 35 डिग्री जो है 30 से 60 डिग्री दक्षिण पश्चिमी हवाएं उत्तरी अक्षांश में। और यहाँ पर जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हैं ये अधिक वायुदाब की ध्रुवीय पेटियां पाई जाती हैं। उपध्रुवीय कम वायुदाब की पेटियां यहाँ पर उपध्रुवीय कम दाब की पेटियां पाई जाती हैं, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब अधिक होता है। इसी तरह जो उत्तरी और दक्षिणी भाग दोनों में ही ऐसा होता है और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब के क्षेत्र से कम वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करती हैं। तो दोस्तों जान लीजिए कि विषुवतीय जो पेटी होती है, विषुवत रेखीय पेटी होती है जो मध्य भाग है, इसमें निम्न वायुदाब या कम वायुदाब की शांत पेटी पाई जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है अधिक वायुदाब पाया जाता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में अधिक वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। और आप जान लीजिए कि जो उपोष्ण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वायुदाब की पेटियां उपध्रुवीय कम वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के बारे में। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा आता है और जल का वाष्प में बदलना ही वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन कहलाता है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती हैं तब जहाँ कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है वो वाष्प में बदल जाती है और ये वाष्प वायुमंडल में आ जाती है। यहाँ पर धरातल में पाए जाने वाले जल का और जलवाष्प में परिवर्तन देखिए। तो यहाँ पर सूर्य है हमारा, जब इसकी किरणें आप जानते हैं दोस्तों समुद्र या जो है झील तालाब में पड़ती हैं तो वाष्पीकरण होता है और जो वाष्प है ये वायुमंडल में आता है, इसका संघनन होता है, ये बादल बनते हैं। बादल बन के ये हिमपात और वर्षा के माध्यम पर पुनः पृथ्वी पर आते हैं और गड्ढों में कहीं एकत्र होता है, नदी झील तालाबों में, तो यहाँ से फिर वाष्पीकरण होता है। समुद्र का वाष्पीकरण सबसे अधिक होता है क्योंकि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जो है समुद्रों का विस्तार है। तो इस प्रकार से ये क्रिया चलती रहती है और इसी तरह से ये जल चक्र जो है पृथ्वी पर संचालित होता रहता है। जब ताप घटने पर ये जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। संघनन के द्वारा ही ओस, पाला, कोहरा, बादल और वर्षा होती है। अब आइए वर्षा के बारे में जानते हैं। दोस्तों खुली स्वच्छ हवा में वायुमंडलीय जलवाष्प का लगातार संघनन होने पर संघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है। जब ये कण और भारी हो जाते हैं तो पृथ्वी के धरातल पर गिरने लगते हैं और जब ये बूंदों के रूप में धरती पर गिरते हैं तो इन्हें वर्षा कहते हैं। लेकिन जब ये हिमकणों के रूप में होते हैं तो इसे हिमपात कहा जाता है। और वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को आर्द्रता मापी यंत्र कहते हैं। मौसम और जलवायु के बारे में जान लेते हैं। आपने कभी बदलते हुए मौसम को देखा है? दिन में हल्की हल्की ठंडी ठंडी सुहावनी हवा चल रही हो, तभी अचानक वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले पड़ने लगें। इसके बाद मौसम साफ हो जाए और तेज धूप चमके, तो इस तरह पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। यही दैनिक परिवर्तन मौसम कहलाता है। तो आप जान लीजिए दोस्तों मौसम क्या है। तो मौसम जो है किसी भी स्थान का पल पल, घंटे घंटे, दिन, सप्ताह जो है ये परिवर्तन जो है तापमान, वर्षा, धूप आदि में ये जो परिवर्तन होता है इसे मौसम कहते हैं। लेकिन जब यही मौसम लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशा बन जाए तो उसे जलवायु कहते हैं। मौसम मान लीजिए किसी जगह पे लगातार वर्षा होती है और तापमान उच्च रहता है, ये स्थिति लगातार बनी रहती है तो उस सभी मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। मौसम वायुमंडल की क्षणिक या बहुत थोड़े समय की अवस्था का बोध कराता है। जलवायु दीर्घकालिक या लंबे समय की अवस्था का बोध कराता है। जैसे कहा जाता है कि आज का मौसम जो है सुहावना है या आज मौसम गर्म है, तो ये क्षणिक स्थिति है।
लेकिन जलवायु जो है दीर्घकालिक स्थिति को दर्शाता है। तो आइए अब अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। वायुमंडल चैप्टर जो हमने पढ़ा उससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला है वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, इनका प्रतिशत भी लिखिए। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस है सबसे अधिक मात्रा में, ये 78%। और ऑक्सीजन गैस जो है 21% पाई जाती है। 1% में विभिन्न गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, ओजोन, ये सभी गैसें शामिल हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल का हमारे लिए क्या महत्व है? तो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं। इसमें उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से पेड़ पौधों का विकास होता है। उपस्थित जलवाष्प के संघनन से बादल बनते हैं जिनसे वर्षा होती है। और वायुमंडल की एक परत ओजोन है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। तीसरा प्रश्न है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें, नीचे से क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल और सबसे बाहरी परत बाह्यमंडल। वायु दाब किसे कहते हैं दोस्तों? तो वायु अपने भार द्वारा धरातल पर जो दबाव डालती है उसको वायु दाब कहते हैं, और धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को वायु दाब कहते हैं। अगला है पृथ्वी पर वायुदाब की कितनी पेटियां हैं? तो पृथ्वी पर वायुदाब की 4 पेटियां हैं। विषुवतीय या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। संघनन किसे कहते हैं दोस्तों? तो संघनन के कौन कौन से रूप हैं ये बताया गया है। तो दोस्तों तापमान घटने पर जलवायु का जल के रूप में बदलती संघनन कहलाता है। तापमान घटने पर जो जलवाष्प होती है वातावरण में उसका जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। और ये कई रूपों में ओस, पाला, कोहरा, बादल तथा वर्षण के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। अगला प्रश्न है मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? तो पल पल, घंटे, दिन, सप्ताह, धूप, हवा, वर्षा आदि स्थितियों में परिवर्तन होना मौसम है, जबकि लंबे समय तक किसी क्षेत्र विशेष की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। अगला प्रश्न है सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, बिल्कुल सही है। धरातल से 15 किलोमीटर ऊपर तक का वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। गैसों के अलावा वायुमंडल में और कुछ नहीं पाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, धूलकण, जलवाष्प आदि पाया जाता है। और वायुमंडल में 21% से बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, नहीं, 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। अब आइए देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। वायुदाब कैसे मापते हैं? तो वायुदाब बैरोमीटर से मापते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को दोस्तों आर्द्रता कहते हैं। और तापमान जो है तापमापी या थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं। अगला है सही जोड़ा बनाना है, मिलान करना है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है ये आप जानते हैं श्वसन के लिए या जीवनदायिनी गैस है। डिग्री सेल्सियस से तापमान मापा जाता है और मिलीबार वायुदाब का मात्रक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो यूपी बोर्ड के 7वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 5 वायुमंडल। इस अध्याय में हमने वायुमंडल और इसके संगठन, प्रमुख परतें और प्रमुख तत्व वायुमंडल के कौन से हैं, साथ ही साथ मौसम और जलवायु में प्रमुख अंतर क्या है, इसके बारे में जाना। और अंत में हमने अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व किया है जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।